पिछले भाग में आप लोग लगातार व्याकरण को पढ़ते आ रहे थे, खास तौर पर समास प्रकरण को, जो पाठ 2 का है। और समास प्रकरण के समाप्त होते ही मैं इस भाग में अब आपके बीच हिंदी के मूल पाठ्य पुस्तक क्षितिज को लेकर प्रस्तुत हूँ। क्षितिज में आपको विदित तो होगा, आपको मालूम होगा कि पाठ 9, 10 और 11, पाठ 9 में चूँकि सिर्फ साखियों को पढ़ना है कबीर जी के, और शब्द में शब्द के 2 भाग हैं, शब्द 1 को पढ़ना है, शब्द 2 को नहीं पढ़ना है। जो पाठ्यक्रम है, नवीन पाठ्यक्रम आपके NCERT का है, वह जो निर्देशित किया है उसके अनुसार साखियाँ पूरा पढ़ना है और कबीरदास जी के शब्द 1 को पढ़ना है, 2 को नहीं पढ़ना है। तो कबीरदास वाला साखियाँ हैं शब्द 9, पाठ 10 ललदेव जी का वाक और पाठ 11 रसखान जी का सोबैया पढ़ चुके थे। अब है माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकिला पढ़ना है हम लोग को, जो लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ 12 कैदी और कोकिला। रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। रचयिता या रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनका जन्म स्थान है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अंतर्गत बाबई नामक गांव में इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अंतर्गत बाबई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हो गया। यानी 1968 ईस्वी में एक महान देशभक्त, एक महान कवि, एक महान संपादक, एक महान पत्रकार, एक महान देश चिंतक, राष्ट्र चिंतक, कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्राणांत सन 1968 ईस्वी में हो गया। यानी इनकी लीला समाप्त हो गई, ईश्वर को सिधार गए। पेशे से इन्होंने मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में, मात्र 16 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने सर्वप्रथम पेशे के रूप में अध्यापन कार्य को चुना और ये अध्यापक बने। अध्यापन करते करते फिर आगे चल करके अध्यापन कार्य को छोड़कर यह संपादन करना शुरू कर दिए। संपादन के कार्य में सर्वप्रथम इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन किया। नहीं, प्रभा, सर्वप्रथम प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। फिर आगे चल करके कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन किया। तो संपादक बन गए, फिर कवि बन गए, कविताओं को रचना शुरू कर दिया। तो काव्य लेखन भी प्रारंभ हो गया इनका। तो संपादन, लेखन और फिर पत्रकारिता इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी रुचि थी स्वतंत्र रहकर देशभक्ति करना, लेखन करना, पत्रकारिता करना। इनमें विशेष बात एक जुड़ी हुई दिखती है कि इनकी निस्वार्थ, निष्ठावान, समर्पित जो इनकी राष्ट्र भावना है, वह इन्हें एक भारतीय आत्मा की उपाधि से अलंकृत किया। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? यह प्रश्न जीके में मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर यही है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं चतुर्वेदी जी। इनका रचनात्मक विषय है, यानी इनका रचनात्मक आधार है देशभक्ति, प्रेम और प्रकृति। ये प्रकृति के बारे में काव्य लेखन किए हैं, देशभक्ति के बारे में किए हैं, प्रेम आधारित किए हैं। आइए, यह देशभक्ति आधारित इनकी काव्य रचना है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के बारे में मैं बता दूं कि कैदी और कोकिला शीर्षक ही व्यक्त कर रहा है। एक और कैदी, फिर दूसरा है कोकिला। तो कैदी किस समय का कैदी? तो कैदी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय का कैदी, जब ब्रिटिश साम्राज्य का काला शासन चल रहा था, उनकी काली करतूतें चरम पर थी। तब की यह कल्पना है, कभी जेल में है, कभी कारागार में है, कैदी के रूप में है,
और वहीं पर मध्य रात्रि के समय एक कोयल, एक कोकिल चीखती हुई पहुंचती है और उस कोकिल को देखकर कभी कयास लगाते हैं, कभी संभावनाएं जताते हैं और उन संभावनाओं के जद में यह काव्य लेखन हो चुका है। तो आइए देखना है, यह काव्य जो है उसी ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करता है। उस समय के ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण का बारीक विश्लेषण करता है यह काव्य कैदी और कोकिला। कवि बताते हैं, हाँ, तो कोयल को देख करके मध्य रात्रि के समय यह कोयल क्यों आई और चीख चीख कर क्या कहना चाह रही है। तो कवि कयास लगाते हैं और उससे पूछते हैं, प्रश्नात्मक रूप में कविता शुरू है यहाँ, क्या गाती हो। कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, हे कोकिल क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। और गाते गाते तुम फिर अचानक रुक भी जाती हो। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, फिर गाते गाते अचानक रुक क्यों जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल जरा तुम बताओ तो, जरा तुम बोलो तो, तुम आखिर क्या गाती हो, गा करके क्या संदेश देना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो। और फिर बताते बताते गाते गाते अचानक बीच में क्यों रुक जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, गाते गाते तुम अचानक क्यों रह जाती हो, क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, जरा बताओ तो कोकिल मुझे क्या लाती हो। यानी तुम अपनी इस बोली के माध्यम से, तुम अपने इस संदेश के माध्यम से, इस गायन के माध्यम से आखिर क्या संदेश लाई हो, क्या लाती हो। संदेशा किसका है। अगर संदेशा लाती हो तो फिर यह संदेशा किसका है, जरा मुझे बताओ कोकिल। कोकिल बोलो तो, कोकिल मुझे बताओ, तुम संदेशा लाई हो तो किसका संदेशा लाई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि बताते हैं अपनी व्यवस्था को। कोकिल से कवि अपनी व्यवस्था का उल्लेख शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हे कोकिल तुम क्यों यहाँ पर आई हो, यहाँ देख लो कैसा दृश्य है। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चारों ओर से ऊंची ऊंची जो दीवारें दिख रही हैं, ये दीवारें भी काली हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में एक तो दीवारें काफ़ी ऊंची है और काली हैं, और इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में और रहना किनके पास पड़ता है, तो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में यानी उनके निवास में, उनके साथ ही मुझे भी रहना पड़ता है, इन शरीफ भले मानस लोगों को भी रहना पड़ता है। तो दरअसल में कारागार चोरों के लिए बना है, डाकुओं के लिए बना है, और उनके साथ एक शरीफ भलमानस व्यक्ति को, एक सज्जन को रहना पड़े तो यह उनके लिए काफ़ी दुर्दिन है। और इस स्थिति को कवि बताते हुए फिर कोयल से कहते हैं, आगे की स्थिति बताते हैं, कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना। तो पहली व्यवस्था बता देते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, इन ऊंची काली दीवारों के घेरे के अंतर्गत जहां डाकू चोर बटमार रहते हैं उन्हीं के साथ रहना पड़ता है ना। जिनका स्वभाव कहीं से मेल नहीं खाता है उनके साथ रहना पड़ता है। और फिर उस पर से भोजन के लिए क्या व्यवस्था है, तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना। पेट भर जितना में जिया जा सके उस जीने लायक पेट भर खाना, मुनासिब खाना, वाजिब खाना, पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है कि उनकी इस कुव्यवस्था के कारण कोई आहत होकर मर जाना चाहे तो मर भी सके, ऐसा भी संभव नहीं है, ऐसा भी लाजिमी नहीं है। मरने भी देते नहीं, ये मरने भी नहीं दे सकते, इतने जालिम हैं, तड़प कर रह जाना। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ये मरने भी नहीं दे सकते, सिर्फ तड़पा तड़पा कर जिंदा रखे हुए हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोकिल, अब हम स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर क्या है, तो कड़ा पहरा है।
उस काली करतूत, उस काले पापक का कड़ा पहरा बिठाया गया है। यह पापन है, पापन है या तम का प्रभाव गहरा है? ऐसा नहीं लगता कि यह पापन है, मुझे तो लगता है यह तम का प्रभाव ही है। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। यह तो अंधेरा का प्रभाव है, यानी काले पापन का प्रभाव है। यह सुपापन नहीं, यह कुपापन है। पापन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो ऐसी स्थिति में इसे पापन कहा जाए तो मुझे तो नहीं लगता यह पापन है। तो यह पापन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी यह कुपापन है या कुपापन की पराकाष्ठा है। तो इससे यही प्रकट होता है कि यह पापन सुपापन नहीं है, यह कुपापन की पराकाष्ठा है। यह काले पापन की पराकाष्ठा है, यह तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हे कोकिल। अब हिम कर यानी हिम करने वाला, शीतल करने वाला, यानी कौन? चांद। हिम कर निराश कर चला, हिम कर निराश कर चला, यानी यह चांद अब निराश कर चला है। तो चांद के निराश करने से क्या अभिप्राय है? तो चांद के निराश करने से अभिप्राय है कि चांद आसमान को छोड़कर डूब चुका हो, लुप्त हो चुका हो, तो क्या होगा? फिर वहीं अंधकार का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, रात काली हो जाएगी। तो हिमकर निराश कर चला, अब हिमकर निराश कर दिया है। यह जा चुका है, यह सो चुका है, यह डूब चुका है। इसलिए अब रात भी काली हो चुकी है, अब रात गहरा चुकी है। हे कोकिल, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब इस रात में जो चांद का प्रभाव दिख रहा था, चांद की चांदनी बिखरी हुई थी, वह चांदनी बिखेरने वाला चांद अब जा चुका है और निराश कर चुका है रात को, इसलिए रात काली हो चुकी है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली, और एक ऊपर पे तू भी काली है। तो इस काली रात में, इस काले समय में काली माँ मई जगी क्यों वाली, है ना? हे काली माँ मई कोकिल, तुम क्यों जगी हो? आली मतलब भौरा होता है, आली मतलब सखी भी होता है ना? भौरे के समान, है ना? काली कोकिल, तुम क्यों जगी हो? या तुम्हें नहीं, यहाँ पर मित्र ही हो जाएगा आली का। हे मित्र कोयल, तुम इस समय काली माँ मई तुम भी हो, और इस काले समय में, इस काली रात में क्यों जगी हो? क्यों हुक पड़ी? शायद लगता है मुझे कि तुम्हें, तेरे हृदय में एक चुभन सी महसूस हुई है, एक टीस उभरी है, एक दर्द उभरी है, जिसके कारण तुम विवश होकर यहाँ तक आ पहुँची हो, आ धमकी हो। हे कोकिल, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक हुक पड़ी है ना? एक चिंता हुई है। तो क्या तुम्हें क्यों हुक पड़ी? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? क्या हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों पांवों में लगी हुई जंजीरें तुम्हें सहन नहीं हो पाई? तुम्हें बोझ देने, तुम्हें वेदनाओं से बोझिल कर दी? जिस वेदना की बोझ से तुम्हें एक हुक सी उठी तेरे मन में और तू यहाँ तक चली आई, तो क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो, क्या लूटा? क्या लूट गया तुम्हारा? क्या लूट गया? कैसी संपत्ति थी जो लूट गया, जिसके चलते एक हुक उठ गई तेरे मन में? मृदुल वैभव की रखवाली सी। क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी। एक शांत गंभीर, यानी एक विपुल, यहाँ इसका अर्थ एक विपुल भी हो जाएगा। वैभव मतलब संपत्ति, एक विपुल संपत्ति, एक था संपत्ति की रखवाली करने वाली जैसी
तुम लगती हो तभी तो लग रहा है कि तेरा कुछ लूट गया। तो क्या लूटा? अरे मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली? या तुम बावली हो गई हो, मन मग्न हो गया है, ऐसे ही भाव विभोर होकर नाचने गाने चली आई हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी कोकिल बोलो तो क्या तुम बावली हो गई इसलिए इस अर्धरात्रि को भी चीख पड़ी? कोकिल बोलो तो जरा बताओ तो। या फिर किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी? या तुम्हें किसी जंगल की आग दिख गई जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई, दौड़ी दौड़ी या खबर देने चली आई? तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दवानल मतलब जंगल की आग। किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी? किस दवानल की मतलब किस जंगल की आग की लपटें दिख गई तुम्हें जो दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई? कोकिल बोलो तो, कोकिल जरा बताओ तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों? क्या हम लोगों के हाथों में पड़े हुए जंजीरों को यानी हथकड़ियों को देख नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई? तुम्हें बोझ लगता है? नहीं नहीं, ये तो गहना है, ये तो आभूषण है, ये तो श्रृंगार है हम लोगों का, ये तो स्वाभिमान है हम लोगों का। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? ये हाथों में जो पड़ा हुआ जंजीर है ये तुम्हें जंजीर दिखता है, लेकिन हमें तो यह आभूषण दिखता है, गहना दिखता है। तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों? यह हथकड़ियाँ नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों? यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह तो ब्रिटिश राज का दिया हुआ गहना है जिसे हम लोग धारण किए हुए हैं। कोल्लू का चररक्चू, और कोल्लू चलवाता है कारागार में एक ब्रिटिश शासक। तो कोल्लू की जो चररक्चू की आवाज़ें होती हैं, चररक्चू की तान निकलती है, ये चररक्चू की आवाज़ जीवन की तान है। ये हम स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की तान है। तो इसके लिए तुम सोचने पर विवश मत रहो। निश्चित रूप से यह कोल्लू का चररक्चू जीवन की तान है, और ब्रिटिश राज का दिया हुआ ये जंजीर जो है, पहनाया हुआ जंजीर, हम लोगों के लिए शान बढ़ाने वाला गहना। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और फिर गिट्टी तोड़वाने का कार्य यानी पत्थरों के टुकड़े करवाने का जो कार्य करता है ये ब्रिटिश प्रशासक। तो प्रत्येक गिट्टी पर, प्रत्येक टुकड़े टुकड़े पर अंगुलियों ने लिखे गान। इन अंगुलियों ने, स्वतंत्रता सेनानी की अंगुलियों ने प्रत्येक गिट्टी पर राष्ट्रगान लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट लगा पेट पर, हूँ मोट खींचता पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो मोट को खींचता हूँ पेट पर लगाकर उसके जुए को, तो पेट से जुए को लगाकर मोट को खींचता हूँ, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं, और मोट के जुए को पेट से लगाकर बांधकर कुएं के चारों ओर घूम घूम कर कुएं से जल नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के अकड़ को निकालने का कार्य करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे? तुम सोची होगी कोकिल कि दिन में क्यों करुणा मैं कर दूं दिन को, दिन के उजाले को करुणा मैं क्यों करने चलूं? तो चलो रात को ही कर देती हूँ। इसलिए मुझे तो लगता है कोकिल कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसीलिए हे आली, हे मित्र, हे सखे, तुम रात में ही गजब ढाने आ गई हो। वाह! इसी के साथ मैं इस पाठ के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, चूँकि यह पाठ बड़ा है और ठीक मध्य भाग हो चुका है। अब अगले भाग को मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा, और इस वीडियो को बार बार आप चलाकर देखें
एक एक पंक्ति के अर्थ को समझें, फिर उनमें के एक एक शब्द के अर्थ को समझें और समझते हुए जो शब्द संपदा दी गई होगी, पाठ के अंत में दी गई है, शब्द संपदा को याद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई आवश्यक शब्द हो उसके अर्थ को किसी माध्यम से जान लें या फिर नहीं मिलने पर मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और जान लें। तभी जाकर के काव्य पाठ के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को, भाव को नहीं समझेंगे, तब तक इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और कवि परिचय या लेखक परिचय यानी रचनाकार परिचय, संक्षिप्त रचनाकार परिचय को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसके अतिरिक्त भी पाठ में निहित जो रचनाकार परिचय में दिया गया है जो भी बात, उनको भी विस्तार से पढ़ लेंगे और तत्पश्चात अध्ययन करेंगे। और पुस्तिका की जांच विद्यालय खुलने पर निश्चित रूप से की जाएगी और समय समय से परीक्षाएं होती रहेंगी, जैसे कि पहले भी परीक्षा हो चुकी है। इसलिए समय को जाया ना करें, समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें, निश्चित रूप से पढ़ें। प्रत्येक दिन की पढ़ाई जो है सो प्रत्येक दिन क्लियर करें और इसको जो है उसका अभ्यास प्रारंभ कर दें। अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। इसलिए विद्या को अगर अमृत बनाना है तो अभ्यास आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए।